हरिओम हरिओम। शर्मिला, जी बताइए। बताना क्या है? तुम्हें पता नहीं क्या टाइम हो रहा है? मैंने घड़ी नहीं देखी। अरे तो देखो। पर हुआ क्या है? ये किस चीज का समय है? समय तो मेरी मौत का होना चाहिए था, लेकिन अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। अरे तुमने सुना नहीं कि अच्छे लोग जल्दी ही मरते हैं? अरे तो मैं भला कहाँ जल्दी मरी? वही तो। अच्छा, तो मुझे बुरा कहना चाह रहे हो तो सीधे सीधे बोलो ना। नहीं नहीं भाई, सीधे सीधे बोलने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। शर्मिला उठ खड़ी हुई और नाराज होकर जाने लगी तो मोहनदास ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। जा कहाँ रही हो? आपसे मतलब? कहीं भी जाओ। अरे भाग्यवान, मैं तो समय बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि चाय का समय हो गया है। मोहनदास की बहू गीता चाय लेकर आई। ये लीजिए चाय पापा जी। अरे वाह, देखो मेरी बहू कितनी समझदार है। उसे पता है ये समय किस चीज का है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, करिए मजा। ये लीजिए आपकी चाय मम्मी जी। चलो फटाफट गुस्सा थूक दो और चाय पी लो। शर्मिला को भी ये सुनकर हंसी आ गई और उससे चाय पी ली। हमेशा बस मस्ती करा लो तुमसे, यही तो पापा जी की खासियत है मम्मी जी। सही बात है बेटा। क्या हंसी मजाक चल रहा है? अरे आओ आओ बेटा। मस्ती मजाक कुछ नहीं, बस तुम्हारी मम्मी को मनाया जा रहा है। क्यों मम्मी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं तेरे भैया की तरह। तू आकर चाय पी ले बेटा। ये बात सही है, पापा और रमन भैया बिल्कुल एक जैसा है, बस मजाक ही करते रहते हैं। मैं अपना कप रख देती हूँ, आप लोग अपने अपने कप जरा किचन में रख दीजिएगा। गीता मुस्कुराती हुई कप लेकर उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो किचन में वापस आई तो देखा कि सारे कप वहीं पड़े हुए हैं, किसी ने भी नहीं उठाया। मम्मी जी, आपने कप क्यों नहीं रखा? अरे बेटा, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था, बड़ी मुश्किल से तो बैठी थी, इसलिए नहीं रख पाई। अच्छा ठीक है। गीता कुछ बोली नहीं, चुपचाप सारे कप समेटने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान और उदासी थी, लेकिन उससे खुद को संभाल लिया। एक शाम मोहनदास वॉक पर जाने के लिए छड़ी उठाकर तैयार हो रहे थे। भाग्यवान, थोड़ा वॉक पर जा रहा हूँ। पापा अगर जा ही रहे हैं तो सुबह के लिए ब्रेड लेते आइएगा। ब्रेड? अरे वो दुकान तो आगे वाले मोड़ पर है। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं ला पाऊंगा, कमर में बहुत दर्द रहता है ना आजकल। अरे पापा बस 10 कदम ही तो आ गया है, ले आइए ना। अरे बेटा, तुम्हारे लिए 10 कदम होंगे, मेरे लिए तो जैसे 50 लगते हैं। ठीक है पापा, रहने दीजिए, मैं खुद ही ले आता हूँ। रमन कुछ सोचते हुए बाहर निकल गया। उसकी चाल में झुंझलाहट नहीं पर सवाल जरूर था, क्या अब पापा इतने असहाय हो गए हैं? फिर शाम के वक्त गीता रसोई में काम कर रही थी, सब्जियां काटनी थी, तहरी बनानी थी और रोटी भी। मम्मी जी जरा आलू छिल देंगी, मैं तहरी बना रही हूँ ना और थोड़ा लेट हो गई हूँ आज। बेटा उंगलियों में ना बहुत दर्द है, लगता है गठिया हो रहा है। डॉक्टर ने मना किया है ना ज्यादा काम करने से। ठीक है मम्मी जी, मैं ही कर लेती हूँ। गीता ने बिना कुछ कहे आलू उठाए और खुद छिलने लगी। उसका मन कुछ कहने को हुआ, लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। मम्मी जी तहरी पक रही है, जरा गैस बंद कर दीजिएगा, मैं रोटी लगा रही हूँ। नहीं बेटा, आंखों में धुंधला दिख रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया है, तू ही कर दे, कहीं कुछ जल ना जाए बेटा। गीता चुप रही। उसने तहरी ढकी और खुद ही गैस बंद कर दी। इसी बीच प्रिया बाहर से लौटी। उसने जैसे ही गीता को अकेले काम करते देखा वो चौंकी। अरे भाभी, आप अकेले सब कुछ कर रही हैं? मम्मी ने कुछ मदद नहीं की क्या? मैंने कहा था, पर उन्होंने कहा हाथ में दर्द है, आंखों से भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाभी, अब उनकी उम्र हो गई है, आप उन्हें ऐसे काम करने को कहेंगी तो कैसे चलेगा? अरे उम्र हुई है ये मैं मानती हूँ, हाथ पैर चलते रहना भी तो जरूरी है, ऐसे बिल्कुल बैठ जाना गलत है। भाभी प्लीज, वो हमारे मम्मी पापा हैं, आप ऐसे मत कहिए, उनका सम्मान कीजिए। सम्मान है और फिक्र भी, इसलिए कह रही हूँ। दोनों चुप हो गई। एक के मन में शिकायत थी, दूसरी के दिल में बवाल। लेकिन इन तमाम उलझनों और थकावटों के बीच घर में एक खुशखबरी ने दस्तक दी। प्रिया की शादी की बात चल पड़ी थी। संजय नाम के एक सज्जन युवक का रिश्ता आया था, पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छे परिवार से। अरे ओ, भगवान की बड़ी कृपा है, बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आया है। हाँ भाग्यवान, अब तो बस तू जल्दी से शुभ दिन देख, जितनी जल्दी हो सके निपटा दो ये काम। रिश्तेदारों के साथ बातचीत हुई, संजय और उसका परिवार मिलने आए, गप्पे हुए, हंसी ठिठोली हुई और आखिरकार सबकी सहमति से रिश्ता तय हो गया। चलिए मम्मी पापा बधाई हो, अब तो घर में शादी की घंटियां बजेगी।
हाँ, और सबसे पहले काम की लिस्ट बनानी होगी। कितनी तैयारियां होंगी। पर काम की लिस्ट बनती उससे पहले ही गीता और रमन पर सारी जिम्मेदारियां गिर पड़ी। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कल से शादी की तैयारियों के लिए बाजार जाना शुरू करते। जरा आप भी साथ चलिएगा, कुछ चीजें देखने में मदद मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो आज सुबह से सिर घूम रहा है, तू ही देख ले। वैसे भी जमाने का क्या फैशन है, मुझे कहाँ पता चलेगा। फैशन नहीं मम्मी जी, जिम्मेदारी की बात है ना। आप रहेंगी तो दुकानदार भी ठीक से पेश आएंगे। अरे तू ही समझदार है, तू ही कर ले सब, अब मैं तो हो गई हूँ बूढ़ी। गीता ने एक लंबी सांस ली। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन होठों तक आया हर शब्द गले में घूंट कर रह गया। उसने चुपचाप अपना पर्स उठाया और प्रिया को लेकर शॉपिंग पर निकल गए। उधर रमन मोहनदास के पास बैठा हुआ कागजों में उलझा हुआ था। पापा, शादी का खाना किस हलवाई से बनवा है? जरा चलिए ना, लिस्ट बता दे उसे, रेट वेट की बात भी कर लेंगे। अरे बेटा, मुझे क्या पता आजकल का रेट क्या चल रहा है, हर चीज महंगी हो गई है, अब तो ये देख ले। लेकिन पापा, मैं तो ऑफिस से टाइम निकाल कर ही बैठा हूँ, कई और काम भी करने हैं मुझे, आप चलिए ना बस एक बार। मुझे तो गैस चढ़ी लग रही है बेटा, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। रमन चुप हो गया। गुस्सा भी आया, दुख भी, पर पिता की मजबूरी देखकर मन को शांत कर लिया। कुछ दिन बाद संजय प्रिया का मंगेतर घर मिलने आया। सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बातचीत का माहौल बना। अंकल, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बेटा, खुलकर कहो, अब तो तुम भी अपने जैसे ही हो। वो जो आप लोगों ने मैरिज हॉल बुक किया ना, वो थोड़ा छोटा लग रहा है। हमारी तरफ से लोग ज्यादा होंगे तो क्या उसे बदल सकते हैं? कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बड़ा हॉल बुक कर लेंगे। संजय ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ फोन पर बातें करने लगा। तभी रमन ने मोहनदास की तरफ देखा। पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगर आप संजय के साथ चले जाएं और नया हॉल देख ले तो अच्छा रहेगा। अरे बेटा, मुझे तो रास्ते याद ही नहीं रहते अब, और मेरी कमर में भी बहुत दिक्कत हो रही है। पापा, बस कार में बैठना है, संजय सब दिखा देगा। अरे कार में बैठना अब आराम का काम नहीं रहा बेटा, पैर ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे पत्थर हो गया हो, तू ही चला जा। रमन ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई अंधेरा निगल रहा हो उसे। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं ही इस घर का कर्ता धर्ता हूँ? अंततः रमन ही संजय को लेकर हॉल देखने चला गया। पीछे से मोहनदास आराम से तकिए के सहारे लेटकर टीवी देख रहे थे। शर्मिला मंदिर में भजन लगा चुकी थी। गीता दुकान से लौट कर आई तो उसके हाथों में बैग थे और चेहरे पर पसीना। अरे आ गई तुम, लाओ दिखा, क्या लाई हो? बहुत कुछ लिया है मम्मी, बैठो दिखाती हूँ। बहू, तुमने अपने लिए कुछ लिया कि नहीं? उसने कुछ नहीं कहा, बस जाकर रसोई में पानी रखा और फिर से तैयारी में जुट गई। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। घर में हर दिन हंगामा, भाग दौड़ और तैयारियों की गूंज थी, और इन सब के बीच गीता थकी हुई, झुकी हुई और फिर भी मुस्कुराती हुई। पड़ोसन मीना ने देखा तो पूछ लिया, क्या बात है गीता, बड़ी परेशान लग रही है। अरे नाना मीना आंटी, परेशान नहीं हो, घर के काम से कौन परेशान होता है, बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा, वैसे भी बहुत काम करती है तू बेटा। अगले दिन सुबह गीता सबसे पहले उठी। बिना कुछ कहे उसने चाय बनाई। धीरे धीरे सबको चाय थमाई। सास, ससुर, पति, देवरानी, मेहमान, फिर रसोई में घुसकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। मेरी जगह रोबोट होता ना तो उसकी बैटरी भी खत्म हो गई होती। पता नहीं मैं कैसे चल रही हूँ। तकरीबन 2 घंटे तक गैस के सामने खड़ी रही। सब्जी, दाल, चावल, रोटी सब बनाकर जैसे उसने हाथ धोए और पानी पीने बैठी, दरवाजे की घंटी बजी। अरे संजय भैया और पापा जी, आइए आइए। संजय और उनके पिता प्रदीप मुस्कुराते हुए अंदर आए। मोहनदास तो जैसे बैठने का इंतजार कर रहे थे, फौरन उठे और सामने कुर्सी पर बैठ गए। आइए आइए प्रदीप जी, अब तो हम रिश्तेदार बन ही चुके हैं। हाँ भाई, अब तो अपनी ही हुए। नमस्ते अंकल। कौन अंकल भाई, मैं पापा लगता हूँ अब तेरा। हाँ हाँ पापा जी। चाय नाश्ता हुआ। गीता ने थकी हड्डियों से फिर से एक बार ट्रे उठाई, मेहमानों को चाय दी और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। शादी की तैयारियां तो चल ही रही है, पर क्या बताओ, ये मेरा बेटा रमन बस एक ही काम जानता है, अपने बाप को थमा देना। अरे हाँ, ऐसा है? जब देखो तब पापा ये ले आइए, पापा वहां चले जाइए, पापा लिस्ट बना दीजिए, पापा हॉल दिखाइए। अरे मैं क्या नौकर हूँ इस घर का? सही कहा आपने। संजय को देखिए, खुद चला गया था हॉल बदलवाने और सब आराम से कर भी आया। वही तो। ऐसा नहीं अंकल, रमन भैया भी बहुत मुश्किल से काम करते हैं। गीता की मुट्ठियां कस गई। रमन का चेहरा तमतमा गया, पर दोनों ने जुबान बंद रखी।
मेहमान थे, माहौल संभालना जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब प्रदीप उठे तो जाते जाते एक और बम फोड़ गए। और हाँ, मिठाई में हमने सोचा है रसगुल्ला या गुलाब जामुन की बजाय बालूशाही रखिएगा। हमारे सभी रिश्तेदारों को वही पसंद है। अरे हाँ, बिल्कुल बालूशाही रखेंगे। रमन की आंखें खुली की खुली रह गई। मिठाई बदलने का मतलब हलवाई के पास दोबारा जाना, फिर से लिस्ट बदलवाना, बजट एडजस्ट करना, और जाहिर है ये भी रमन को ही करना होगा। बिंगो बन गया हूं मैं तो, उसके बाद भी सुनना पड़ता है काम नहीं करता। मना तो कर ही नहीं सकता। मोहनदास ने हाँ कर दी थी, अब पीछे हटना नामुमकिन था। अगले दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग उगल रहा था, शांति जी संजी की मां मिलने आई। शर्मिला और मोहनदास दोपहर के खाने के बाद अपने अपने कमरे में सो रहे थे। गीता रसोई में कटोरी चम्मच धो रही थी, तभी घंटी बजी। अब कौन आ गया? दरवाजा खोलो समधन जी। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। गीता उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर सोचने लगी। मम्मी जी को जगा दो, वरना अकेले कैसे संभालूंगी। वो धीमे से उनके कमरे में गई। मम्मी जी शांति आंटी आई है मिलने। हैं? इस वक्त? अरे नहीं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम बैठो उनके पास, मैं बाद में मिल लूंगी। लेकिन मम्मी जी मैं तो। तुम बैठो, मैं नहीं आ सकती अभी। गीता को मजबूरी में उनके पास बैठना पड़ा। रसोई का सारा काम अधूरा रह गया। उसकी निगाहें बार बार दीवार की घड़ी पर जाती और मन चिढ़कर कहता, कब जागेंगी ये, या कब जाएंगी ये। शाम के करीब शांति वापस गई और तभी शर्मिला उठी। जैसे ही रसोई में पहुंची, उनकी आंखें गोल हो गई। ये सब बर्तन धुले क्यों नहीं? टोकरी में सब ऐसे ही पड़ा है। खाना भी ढंग से बनानी है, ये क्या हालत बना रखी है घर की? मम्मी जी शांति आंटी आई थी, उनके पास बैठना पड़ा। शर्मिला बिना कुछ बोले वापस मुड़ जाती है। ना एक हूं ना कोई जवाब, बस एक चुप्पी जो चुभन से भरी थी। शादी करीब आ रही थी, हर कोने में हलचल थी। तभी मोहनदास को कुछ नजर आया। एक दीवार पर सीलन और दूसरी पर उखड़ा हुआ पेंट। अरे भैया सुनो जरा, वो मिस्त्री को फोन लगाओ और एक प्लम्बर को भी बुलाओ। रमन दौड़ता हुआ आया। पापा अभी शादी है, इन सब की क्या जरूरत है, 2 दिन रुक जाइए। अरे नहीं बेटा, मेहमान आएंगे, दीवारें गंदी दिखेंगी तो क्या कहेंगे, मैं नहीं सुन सकता बदनामी। तो फिर आप बैठ जाइएगा, इन लोगों को देख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग काम खराब कर देते हैं। अगर इनके ऊपर ध्यान ना रखे तो मैं और काम देखने जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा वॉक का टाइम है, मैं जा रहा हूँ, तुम देख लेना काम। इतना कहकर मोहनदास छड़ी लेकर निकल गए। पीछे रह गया रमन, गुस्से से लाल चेहरा और खाली हाथ। एक लंबा वक्त इसमें निकल गया और फिर शाम को जब सब कुछ जैसे तैसे सुलझ रहा था, संजय के पिता मिलने आ पहुंचे। अरे रमन भैया, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? अरे साहब पूछिए मत, सब अधूरा है। अभी तक गेट की लाइट्स भी नहीं लगी, पानी की मोटर कब खराब हो जाए कुछ भरोसा नहीं, और मेहमानों के बैठने की व्यवस्था भी ढीली है भाई। रमन का खून खौल गया, चेहरे की रेखाएं तन गई। अरे नहीं, सब ठीक है, थोड़े बहुत काम बचे हैं, लेकिन वो हो जाएंगे, सब बढ़िया रहेगा। प्रदीप मुस्कुराया और 1-2 कमियां निकाल कर चला गया। रमन मुड़ा और भीतर चला गया। अब उसे चुप रहने में भी तकलीफ होने लगी थी। रमन, हम दोनों दिन रात एक किए हैं, फिर भी सबके सामने यही कहा जाता है कि हम कुछ करते ही नहीं। मम्मी जी, पापा जी, हर किसी से यही शिकायत करते हैं हमारी। अब तो समझ में नहीं आता क्या करें। मैं जानता हूँ गीता, सच कहूं तो मेरा भी दिल भर आया है। एक बार बस ये शादी निपट जाने दो, फिर मैं पापा से साफ साफ बात करूंगा। इतना तो नहीं सह सकते हम, आखिर हम भी इंसान है, नौकर नहीं है। लेकिन अगली सुबह भी मोहनदास ने वही किया। अरे भाई देखिए, अब क्या बताऊं, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। रमन तो जैसे है ही नहीं, और वो गीता बस सजने संवरने में लगी रहती है। इनसे काम की उम्मीद करना तो जैसे पत्थर से पानी निकाला। अरे रमन, गीता वो तो बहुत मेहनती लगते हैं भाई। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? गले में खड़े होकर अपनी ही बेटे बहू की बुराई कर रहे हैं। अरे मैं तो वो घर के अंदर चलिए, बहुत हो गया। उधर घर के अंदर गीता शर्मिला से कह रही थी, मम्मी जी जरा ये मटर छिल दीजिएगा, बहुत काम है, अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है, बस इतना सही काम है। नहीं बहू, अभी तो मुझे अपनी माला जपनी है, बड़ा पुण्य का समय चल रहा है, तुम ही कर लो काम बेटा। गीता की आंखें छलक जाती है, वो चुपचाप मटर वापस ले लेती है। इतने में रमन अंदर आता है और वो बिना कुछ बोले गीता का हाथ पकड़ता है और रूम में ले जाता है। अब हमें इन्हें किसी और तरीके से समझाना होगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? मैं बताता हूँ। शादी में बस अब 2 दिन बचे थे। घर में मेहमानों का रेला लगा हुआ था। अरे कोई खाना लाओ, ये गरम नहीं है। रसोई में कौन है? सबको बोलो मेरी थाली अभी चाहिए। जी मम्मी जी।
अभी लाती हूँ, आज बहुत स्पेशल खाना बनाया है, आपको जरूर पसंद आएगा। गीता थाली परोसती है। थाली में 4 सब्जियां होती है, शानदार और महकती हुई, लेकिन एक ही छोटी कटोरी में चावल। अरे ये क्या, इतनी सारी सब्जियां और चावल बस एक मुट्ठी? मोहनदास और शर्मिला दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्या बेहुदा खाना, 4 सब्जी और 1 चावल, ऐसा खाना कौन बनाता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। चल क्या रहा है घर में भाई? रमन खड़ा होकर कुछ कहने वाला था, लेकिन उसी समय एक बुजुर्ग मेहमान बोल पड़ते हैं। अरे पहले बहू से पूछ तो लीजिए, शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें गीता पर टिक जाती है। गीता धीरे से खड़ी होती है। जैसे एक छोटी कटोरी चावल में 4 सब्जियां नहीं खाई जा सकती, वैसे ही एक घर में अगर काम बहुत हो और करने वाले बस 2 हो तो काम पूरा नहीं हो सकता। जरा से चावल को सब्जियों में बांटने चले तो कितना कम चावल आएगा एक सब्जी के हिस्से में। मतलब ये कि हम अगर घर में 5 लोग हैं, एक की शादी है यानी कि प्रिया की, मान लिया कि वो काम नहीं करेगी, लेकिन बाकी 4 तो कर सकते हैं ना। सही बात, मैं और गीता दिन रात लगे रहे, लेकिन मम्मी मटर छिलने से भी मना कर देती है क्योंकि उन्हें माला जपनी है। पापा मेहमानों के सामने हमें निकम्मा कहते हैं, जबकि वो खुद वॉक पर चले जाते हैं काम छोड़कर। शर्मिला और मोहनदास नजरें झुका लेते हैं। मैं जानती हूँ आपकी उम्र हो गई है, लेकिन मटर छिलना, आलू छिलना, किसी को आवाज देना या बस एक हलवाई को कुछ समझा देना, ये तो कोई भारी काम नहीं है। इतना तो किया ही जा सकता है। बहू ने बिल्कुल सही कहा, काम बांटने से घर चलता है, एक पर लाद देने से नहीं। धीरे धीरे बाकी लोग भी हामी भरने लगते हैं। माहौल एकदम बदल जाता है। गीता, हमें माफ कर दो, शायद हमसे गलती हो गई। बहुत कुछ समझा दिया तुमने आज, अब से हम भी साथ देंगे जितना बन पाएगा। गीता की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। रमन उसका हाथ पकड़ लेता है। वाह भाभी, क्या स्पीच दी है। चुप रह तू, खुद तो कुछ करती नहीं कभी, और हम लोग मम्मी पापा से कहते थे तो उनका सपोर्ट करती थी। तेरी शादी हो रही है ना, चुपचाप शादी करके चली जा, वरना बचपन की तरफ पीटूंगा। समझने लगे। फिर शादी हुई बहुत धूमधाम से, पर जो असली बात हुई वो ये थी, एक परिवार का फिर से एक होना। एक बहू ने एक मुट्ठी चावल से सबको ये सिखा दिया कि जब तक सब मिलकर ना खाए तब तक कोई पेट भरता नहीं।